गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो कल का अपना वीडियो था 12th क्लास बायोलॉजी हिंदी मीडियम का आवर्तबीजी पादपों में जो जनन था उसका अपन एक पार्ट कल के वीडियो में अपन पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे उसके आगे की वीडियो की। देखिए, कल की जो चीजें थी उसको मैं पीछे थोड़ा सा रिवाइज करके अटैच करने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। कल अपन ने चर्चा की थी कायिक प्रवर्धन की। किसकी चर्चा की थी? कायिक प्रवर्धन की थी। और इस कायिक प्रवर्धन में हमने देखा था कि दो प्रकार का हो सकता है, या तो प्राकृतिक या फिर कृत्रिम। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने कल देखा था कि प्राकृतिक कायिक जो प्रवर्धन है वो पादपों में किन किन तरीकों से होता है या किस किस के द्वारा होता है। तो हमने देखा जड़ द्वारा होता है, तने द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, और एक हमने देखा कि पादप के जननांगों द्वारा भी होता है। ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के टाइप्स थे कि किस किस के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होगा। जड़, तना, पत्ती, जननांग, इनके द्वारा होता है। इसके बाद अपन दूसरे प्रकार की बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। नाम से स्पष्ट हो रहा है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है कि इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होगा। कायिक प्रवर्धन का मतलब सीधा सा है, कायिक जनन का मतलब सीधा सा है कि पादप के बीज को छोड़कर अगर अन्य भागों से पादप का विकास होता है तो वो क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाएगा। इस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की मैं कुछ तरीके की बात करूं या इनकी विधियों की बात करूं तो सबसे पहली विधि आती है इसकी कर्तन। कर्तन की अगर अपन चर्चा करें तो कर्तन दो तरीके का हो सकता है, या तो स्तंभ कर्तन होगा या फिर दूसरा प्रकार क्या हो सकता है? मूल कर्तन हो सकता है। अब ये स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन है क्या और ये किसमें पाए जाते हैं तो इसके बारे में देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है। स्तंभ कर्तन का मतलब है इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में अपन स्तंभ को काटेंगे। स्तंभ का मतलब यहां अपन लगा सकते हैं तना या उस पादप का जो प्ररोह है, उस प्ररोह को, स्तंभ को या तने को काटकर अपन क्या करेंगे? भूमि में रोपित करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका गन्ना और एक हो सकता है गुलाब। देखो विद्यार्थियों, अपन यहां उन्हीं एग्जाम्पलों की ज्यादा चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम्पल हम अपने आसपास में देख सकें या उसको अपन अपने आसपास के वातावरण के अंदर रोपित करवा के देख सकें, या ऐसी कोई पादप की प्रजाति हमें एग्जाम्पल में मिले जो कि अपन अपने हाथों से उसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकें। तो यहां अगर मैं बात करता हूं गुलाब की तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने गुलाब का पादप देखा होगा। अलग अलग कलर के होते हैं, मोस्टली अपने रेड कलर का जो गुलाब है वो मिलता है। अगर हम गुलाब के पादप को विकसित करना चाहें या उसकी संख्या में बढ़ोतरी करना चाहें, एक पादप से अपन अनेक पादप तैयार करना चाहें तो हम कैसे करें? तो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, बोले सर पादप तो बीज से उगते हैं, बीज लाना पड़ेगा, दुकान से बीज लेके आए फिर उसको रोपित करें, बाकी जो प्रोसेस है वो सारी गुजरने के बाद नया पादप तैयार होगा। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जनन की कई विधियां हैं और जिनमें से अपन कायिक जनन पढ़ रहे हैं और अपन स्पष्ट कर चुके हैं पहले कि कायिक जनन में बीज काम में नहीं आता, बीज के अलावा पादप के अन्य भाग काम में आता। इसलिए गुलाब के पादप को अगर आपको उगाना हो या उस गुलाब की प्रजाति की संख्या को आपको बढ़ाना हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी स्टेप्स हैं। क्या है? देखो, गुलाब के पादप को बढ़ाने के लिए या उसमें प्रजनन करवाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, कहीं गुलाब का पादप जहां हमने देखा अगर उसके फूल थोड़े अच्छे हैं तो हम क्या करते हैं, उस गुलाब के पादप की किसी भी शाखा को या उस पादप के तने को काटकर अपने साथ लेके आ जाते हैं, लाकर उसे मिट्टी में रोपित कर देते हैं। फिर उसमें खाद, खनिज पोषक, जल, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर अपन पूरी कर दें
तो उस गुलाब के पादप में कुछ दिनों बाद मूल, और मूल के बाद जो आपने तना रोपित किया था उस तने से शाखाएं या पत्तियां निकलना प्रारंभ कर जाती है, और धीरे धीरे जैसे उसे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो पूरा का पूरा पादप तैयार कर देता है और एक नया गुलाब का पादप आपके पास तैयार हो जाता है। तो ये स्तंभ कर्तन है। आपने क्या काम में लिया? नया पादप बनाने के लिए स्तंभ काम में लिया, इसलिए इस विधि का नाम स्तंभ कर्तन रख दिया। दूसरी तरफ अगर अपन बात करें मूल कर्तन की, तो मूल का मतलब क्या होता है? जड़। मूल का मतलब क्या है? जड़, रूट। अगर आप नया पादप विकसित करने के लिए किसी पादप की जड़ को उपयोग में ले रहे हो या उस पादप की जड़ को काम में ले रहे हो, तो विद्यार्थियों वो कर्तन क्या कहलाएगा? मूल कर्तन कहलाएगा। और मूल कर्तन का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं नींबू। एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं अमरूद, और सेब भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये वो पादप हैं जिनमें अगर आप नया पादप विकसित करना चाहते हो तो आपको उस पादप की जड़ें काटकर किसी अन्य स्थान पर रोपित करवानी पड़ेगी, और उस पादप की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको अवेलेबल करवानी पड़ेगी या उपलब्ध करवानी पड़ेगी, ताकि वो अपना विकास जो है वो कर सके, डेवलप हो सके और नया पादप तैयार हो सके। तो ये अपनी थी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की पहली विधि, जिसका नाम था कर्तन। दूसरी अगर मैं बात करूं, दाब लगाना। दूसरी विधि का मतलब कि नाम क्या है? दाब लगाना। और दाब लगाने की जो प्रोसेस है वो भी दो तरीके से हो सकती है। पहली जो प्रोसेस है वो है वायु दाब, या इसको कहा जा सकता है गुट्टी दाब विधि। ये इसके नाम है, वायु दाब विधि या गुट्टी दाब विधि। होता क्या है, इसकी प्रोसेस अभी अपन देखेंगे। दूसरी जो है, दूसरी विधि का नाम है टीला दाब विधि। टीला दाब विधि। देखो, राजस्थानी भाषा का शब्द है टीला। टीला का मतलब होता है मिट्टी का ढेर। यहां अगर मैं टीला दाब विधि की पहले चर्चा करूं तो टीला दाब विधि में देखो, सीधा सा अगर इसका अर्थ निकाला जाए, टीला का मतलब मिट्टी का ढेर, दाब का मतलब दाब, विधि का मतलब विधि। अब क्या करें? टीले मिट्टी का ढेर है, दाब लगाना है, विधि है, क्या है, कैसे करें? इसके लिए आप देखो क्या करना है। एक छोटे से डायग्राम से इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए ये मिट्टी का कोई स्तर है या भूमि का स्तर है। इस भूमि के स्तर के ऊपर मान लो कि कोई पादप लगा हुआ है, और उस पादप की जड़ें इस प्रकार से निकली हुई है, उसकी शाखाएं इस प्रकार से हैं। और एक शाखा जो है वो इसकी इस प्रकार भूमि की तरफ मुड़ी हुई है। देखो, पादपों के अंदर होता क्या है, इस प्रकार से अगर आप मान लें कि ये कोई पादप था और इसकी ये शाखा जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है, अगर इस पादप में पर्व संधियां पाई जाए, शाखाएं जो होती हैं उनमें पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व संधियां होती क्या है? पर्व संधियों को अगर समझना है तो आप सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, गन्ने की जो दो पेली होती है, उन पेलियों के बीच में एक स्थान ऐसा होता है जहां से वो दोनों पेलियां जुड़ी होती है। उस स्थान को ही हम क्या नाम देंगे? पर्व संधि। ये जो पर्व संधियां हैं वो उस शाखा के दो पार्ट बना देती है, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। अब इस पादप की ये जो शाखा जो भूमि की तरफ झुकी हुई है, इस झुकी हुई शाखा को अपन क्या करें? इसको थोड़ा सा खींचकर, जब ये मिट्टी के या भूमि के संपर्क में आने वाली हो उस समय अपन क्या करें? इसको थोड़ा सा, लचीली जो शाखा होती है उसको थोड़ा सा खींचकर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं या इसको रोपित कर देते हैं। यहां हमने क्या किया? इस शाखा को थोड़ा सा खींचा, खींचकर मिट्टी के अंदर क्या कर दिया? इसको दबा दिया। दबाने के बाद इसके जो फूड सप्लीमेंट है या इसके जो खनिज पोषक पदार्थ है या इसको जो आवश्यक है, रिक्वायरमेंट जो है इस पादप की, उसको अपन इस पादप की शाखा को जिसको अपन ने दबाया था नीचे, वहां अवेलेबल करवाते हैं। खाद्य या अपन बात करें पोषक पदार्थ की, पोषक पदार्थ अपन यहाँ इसको अवेलेबल करवाएंगे, प्लस में अपन यहाँ जल अवेलेबल करवाएंगे। तो कुछ दिनों बाद क्या करते हैं अपन? देखते हैं इस पादप को, तो यहाँ इस पादप में उस भाग से जो आपने मिट्टी के अंदर दबाया था वहां से अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। कौन सी जड़ें निकलेंगी?
अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती। जब ये अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती तो पादप के मुख्य भाग तीन होते हैं, जड़, तना और पत्ती। जड़ विकसित हो चुकी है, इसका मतलब मिट्टी में उसकी पकड़ हो चुकी है, पानी मिट्टी से उसे अवेलेबल हो ही जाएगा, बाकी के पोषक पदार्थ भी उसे मिट्टी से मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे ही जड़ें विकसित हुई, ये पादप आप अगर यहां से काट भी दोगे तो ये पादप अपना विकास अब स्वयं कर सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि एक पादप से कितने पादप बन गए, दो। और ये जो नया पादप बना है, न्यू जो प्लांट बना है, ये न्यू प्लांट डेवलप होकर मात्र पादप के समान या पहले वाले पादप के समान ही नया पादप बना देता है। तो हमने जनन में यही देखा था, पहले ही क्लियर कर लिया था कि जनन में पादपों की संख्या में क्या होनी है, वृद्धि होनी है। तो यहाँ एक पादप था, इससे कितने पादप बन गए, दो बन गए। तो ये टीला दाब विधि होती है, क्योंकि यहाँ पर शाखा को किस में दबाया गया था, मिट्टी के टीले के नीचे दबाया गया था। ये टीला दाब विधि। दूसरी मैं अब चर्चा करता हूं वायुदाब या गुट्टी दाब विधि की। वायुदाब या गुट्टी दाब विधि में क्या होता है, किसी पादप की जो मोटी शाखा होती है, जैसे अगर अपन इसी पादप में समझना चाहें इसको, तो ये जो आपकी ये पादप है, मान लो विकसित पादप हो, और उस पादप के अंदर इस प्रकार से दो शाखाएं, मान लो कि ये एक शाखा है इस प्रकार से, और ये दूसरी शाखा है इस प्रकार से जुड़ी हुई है। क्या करना है अपने को, अपन इस पादप की जो मोटी शाखा है उसके चारों तरफ की जो छाल है उसको वलय के रूप में क्या कर देंगे, काट देंगे। यहां मैं इसको अगर वलय के रूप में काटूंगा तो मेरे पास इस प्रकार से वलय के रूप में, ध्यान रहे इस प्रकार से काटना है कि सिर्फ उसका जो संवहन बंडल या संवहन जो उत्तक है वो रहे। चारों तरफ से अपन क्या कर देंगे, इसको ऐसे काट देंगे। काटने के बाद क्या करना है, काट दिया आपने चारों तरफ से, काटने के बाद क्या करना है, ये जो स्थान आपने चारों तरफ से इसको काटा है उस कटे हुए भाग के ऊपर क्या करना है आपको, मॉस या फिर रुई चारों तरफ लपेटनी है। रुई नम होनी चाहिए, यानी गीली होनी चाहिए, पानी से भीगी हुई होनी चाहिए। तो अपन इसके चारों तरफ इस प्रकार क्या कर देंगे, रुई या मोस लगा देंगे कटे हुए भाग के चारों तरफ। अब आपने इस कटे हुए भाग को ढक दिया, तो ध्यान रहे इस कटे हुए भाग को जो आपने ढका है, इस भाग को ही क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। आपने जो मोस या गीली रुई लगाई थी उस रुई को अपन धागे से बांधेंगे। बांधने के बाद इसके ऊपर जो शाखा है, इस शाखा के ऊपर एक पात्र लगाएंगे, उसमें पानी भर देंगे और उस पात्र के नीचे एक छेद निकाल देंगे। उस छेद के अंदर से धागा निकालकर इस रुई के चारों तरफ इस प्रकार लपेट देंगे। इसके पीछे एक कारण है कि आपने ऊपर वाली शाखा के ऊपर पात्र लगाकर उसके अंदर छेद निकालकर पानी भर के एक रुई को गीला करने का तरीका निकाला है। कैसे कि आप उस पात्र में पानी डालोगे, नीचे आपने छेद निकाल रखा है, उसके अंदर से आपने धागा पिरो रखा है, धागे के सहारे सहारे जैसे जैसे पानी आएगा वो पानी ये रुई एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और वो इस भाग को क्या बनाए रखेगी, नम बनाए रखेगी। नम बनाए रखेगी तो यहां से कुछ दिनों बाद क्या विकसित हो जानी है, जड़ें विकसित हो जानी है, और फिर आप इस भाग को काटकर किसी अन्य भाग पर रोपित कर सकते हैं और इस प्रकार आप नया पादप तैयार कर सकते हैं। ये थी आपके पास वायुदाब या गुट्टी दाब विधि। यहां ध्यान रहे कि गुट्टी किसको कहा गया है, आपने तने की या किसी पादप की जिस शाखा को चारों तरफ से काटकर, गोल वलय में काटकर चारों तरफ से उसको काटने के बाद रुई या मोस से आपने उसको ढक दिया है, उस ढके हुए भाग को ही क्या कहा गया है, गुट्टी कहा गया है। ये विधियां थी दाब लगाना, वायु दाब और टीला दाब। इसके बाद तीसरी विधि की बात करते हैं अपन। तीसरी विधि है रोपण। और रोपण का जो तरीका है, रोपण का मतलब सीधा सा है कि आपको रोपित करना है। क्या रोपित करें, तने को, शाखा या जड़ के किस भाग को करें। रोपण के अंदर कुछ विधियां हैं अलग अलग। जैसे पहली विधि है फच्चर रोपण, फच्चर रोपण। दूसरी विधि है
किरीट या मुकुट रोपण। देखो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अपन जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें अगर अपन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस काम में लें, तो यहां अधिकांश जो अर्थ है वो उन्हीं शब्दों के अंदर छुपे हुए हैं। जैसे अभी रोपण के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, इसी जिसमें अपन फच्चा रोपण या किरीट या मुकुट रोपण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अपन इसमें जीवारोपण, तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, जीवारोपण, या अपन एक चौथा प्रकार और पढ़ने वाले हैं जो कौन सा है, कलिका रोपण। नाम से अधिकांश का थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग ही जाता है कि क्या है फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण क्या है, जीवारोपण क्या है, कलिका रोपण क्या है। थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ क्या इनके अंदर क्या हो सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फच्चर रोपण की। फच्चर रोपण के अंदर क्या होता है, फच्चर रोपण में समान व्यास की, ध्यान रहे व्यास कैसा होना चाहिए, समान। समान व्यास के आपको स्कंद और कलम लेने। अब ये दो वर्ड नए आ गए अपने पास कि स्कंद और कलम, ये क्या है। स्कंद और कलम की अगर मैं बात करूं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप पादप के किसी भाग के ऊपर किसी अन्य भाग को रोपित कर रहे हैं, तो जिस भाग को आप रोपित कर रहे हैं वो तो क्या है, कलम, और जिस भाग के ऊपर रोपित कर रहे हैं वो क्या है, स्कंद। अगर आप समझ रहे हो तो यहां मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि ये पादप यहां इस प्रकार से कोई पादप है और वो इस प्रकार से लगा हुआ है, इस प्रकार से उसकी जड़ें हैं, और इस पादप को आपने क्या किया, पहले ये पादप इस प्रकार से था, आपने इस पादप को तने के ऊपर ऊपर वाले भाग को काट दिया, कट कर दिया यहां से। आप इस पादप के ऊपर कोई नया पादप उगाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इस पादप को पहले काटेंगे, शाखा से या तने के पास से काटे, जहां भी आप रोपित करना चाहते हैं। काटने के बाद आप क्या करें, इसमें एक खांच बनानी पड़ेगी। वो खांच अपन बनाएंगे वी शेप, ये बना दी मैंने वी शेप खांच। कैसी खांच बनाई, वी आकार की खांच बना दी, या मैं ये कह सकता हूं कि वी आकार का मैंने इसमें क्या लगा दिया, चीरा लगा दिया। तो जिसमें मैंने ये वी आकार का चीरा लगाया, ये तो क्या कहलाएगा, स्कंध। अब मैं क्या करूंगा, कोई दूसरा पादप जो मेरे को इसके अंदर लगाना, उस पादप को मैं काट के या उस पादप के उस भाग को काट के लाऊंगा जिसको मुझे इसके अंदर लगाना है। उस पादप के उस भाग में भी वी शेप का चीरा ही होना चाहिए, और वो वी शेप का इसलिए होना चाहिए ताकि ये दोनों आपस के अंदर एकदम फिट हो सके, या एकदम इनके जो संवहन ऊतक है वो आपस में मैच हो सके या मिल सके। इसलिए दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, वी आकार का चीरा लगा हुआ होना चाहिए, और दोनों वी आकार के चीरे वाले भाग को अपन इस प्रकार जोड़ देंगे, और इस प्रकार इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहां से इसको कस के फिर बांध दिया जाएगा ताकि दोनों के जो संवहन ऊतक है वो आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो ये ऊपर वाला भाग जो है ये कहलाता है आपका कलम, और नीचे वाला भाग जो है वो कहलाता है आपका स्कंद। समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो कमेंट करके बता दे, दोबारा से बता दिया जाएगा। तो ये स्कंद और कलम की बात हो गई। फच्चर रोपण के अंदर समान व्यास के स्कंद और कलम होने चाहिए, और दूसरी एक चीज कि वी आकार का या वी शेप का चीरा लगा हुआ होना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं किरीट या मुकुट रोपण की, तो किरीट या मुकुट रोपण में क्या होता है, यहां तो आपने क्या किया, एक स्कंद पर एक ही कलम लगाई है। आप किरीट या मुकुट रोपण पे क्या कर सकते हो, एक स्कंद के ऊपर बहुत सारी कलमें एक साथ लगा सकते हो। अब बहुत सारी कलमें लगानी है, इसका मतलब हमें सीधा सा पता है, अपन दिमाग लगा सकते हैं, कॉमन सेंस यूज में ले सकते हैं कि आपके पास स्कंद की मोटाई कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए।
कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? तो यहाँ स्कंद की मोटाई आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, यानी मैं कहूं कि स्कंद थोड़ा विस्तृत होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर रोपित होने वाली जो कलम है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लगाई जा सके। तो ये था आपका किरीट या मुकुट रोपण। जीवा रोपण की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी समान मोटाई के स्कंद और कलम होने चाहिए, स्कंद व कलम होने चाहिए। और इसमें भी चीरा कैसा लगेगा? वी आकार का चीरा कैसा लगना है? वी शेप का चीरा लगना है। और दोनों स्कंद और कलम को जो वी शेप लगाई गई है दोनों को रोपित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और जोड़कर कस के बांध दिया जाएगा। बांधने के बाद जो नया पादप है उसके जो संवहन उत्तक है वो कलम और स्कंद दोनों के संवहन उत्तक आपस में मैच होंगे और मैच होने के बाद जो संवहन की प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। इसके बाद अंतिम आपका बचता है कलिका रोपण। कलिका रोपण में क्या होता है? जो स्कंद की छाल होती है, कलिका रोपण की अगर मैं बात करूं तो इस कलिका रोपण में स्कंद की छाल में टी आकार का, कैसा? टी आकार का चीरा लगाया जाता है। विशेषकर आप ध्यान रखें कि फच्चर रोपण और जिह्वा रोपण इनमें वी आकार का चीरा लग रहा है और कलिका रोपण के अंदर टी आकार का चीरा लग रहा है। अगर इसको डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो स्कंद भूमि के ऊपर का जो भाग होता है जिसके ऊपर अपन किसी कलिका को रोपित करते हैं, ये इस पादप की मान लो कि जड़ें हैं, यहां इसमें आपको टी आकार का चीरा लगाना है, ये टी शेप हो। अब आप जो कलम रोपित करना चाहते हैं उस कलम के अंदर भी किस आकार का चीरा होना चाहिए? टी शेप ही होना चाहिए, ताकि वो इसके अंदर आसानी से फिट हो सके। फिट होगा तभी दोनों के संवहन उत्तक क्या होंगे, संवहन बंडल क्या होंगे? आपस में मिलेंगे। संवहन बंडल की जो सेल्स है वो आपस में मिलेंगी तभी क्या होना है? संवहन का काम सुचारू तरीके से चल रहा है। तो ये था कलिका रोपण के बारे में। चीरा टी आकार का होता है, स्कंद की छाल में लगाया जाता है। ये हमने आज चर्चा कर ली कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर आवर्तबीजी पादपों में जो जनन का चैप्टर था उस चैप्टर में हमने अलैंगिक जनन के बारे में अब तक पढ़ लिया है। अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस थी, उनकी जो विधियां थी, उनके बारे में अपन सारी चर्चा कर चुके हैं। इन चर्चाओं के बाद अपन आगे की जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पुष्प के बारे में बात करेंगे, यानी लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे, लैंगिक जनन के बारे में। और हमें पता है लैंगिक जनन किसके द्वारा होना है? पुष्प के द्वारा होना। ये क्या है? पुष्प के द्वारा लैंगिक जनन पादपों में यानी आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार से होता है ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था अपना आज का चैप्टर, आज की वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए। और एक अपील मैं जरूर आपसे, एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका या ये जो पैटर्न है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके सामने पेश करता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।